प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में नए संसद भवन की आधारशिला रखी। कहा, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी होगा नया भवन। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीज 2.5 लाख के पार। देश में ठीक होने की दर 94.74% तक पहुंची। और किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में संसद मार्ग पर नए संसद भवन की आधारशिला रखी। विभिन्न धर्म गुरुओं ने सर्वधर्म प्रार्थना की। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि नया संसद भवन एक ऐसा स्थान होगा जो 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाएं पूरी करेगा। उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का साक्षी होगा। प्रधानमंत्री ने आधारशिला रखे जाने के अवसर को भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में मील का पत्थर बताया। उन्होंने कहा कि नया संसद भवन सांसदों की कुशलता बढ़ाएगा क्योंकि यह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। श्री मोदी ने कहा कि भारत का लोकतंत्र शताब्दियों के अनुभव से विकसित हुआ है। भारतीयों के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है, गर्व का दिन है जब हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। साथियों, नए संसद भवन का निर्माण नूतन और पुरातन के सह अस्तित्व का उदाहरण है। ये समय और जरूरतों के अनुरूप खुद में परिवर्तन लाने का प्रयास है। मैं अपने जीवन में वो क्षण कभी नहीं भूल सकता जब 2014 में पहली बार एक सांसद के तौर पर मुझे संसद भवन में आने का अवसर मिला था। तब लोकतंत्र के इस मंदिर में कदम रखने से पहले मैंने सिर झुकाकर, माथा टेककर लोकतंत्र के इस मंदिर को नमन किया था। हमारे वर्तमान संसद भवन ने आजादी के आंदोलन और फिर स्वतंत्र भारत को गढ़ने में अपनी अहम भूमिका निभाई है। साथियों, पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने भी समारोह को संबोधित किया। नए संसद भवन के निर्माण पर 971 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें पुरानी संसद के मुकाबले अधिक समिति कक्ष और राजनीतिक दलों के कार्यालय होंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद वीर नारायण सिंह का आज शहादत दिवस है। इस अवसर पर उनकी जन्मस्थली सोनाखान सहित विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल सोनाखान में आयोजित शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री बघेल ने कहा
कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के गौरवशाली इतिहास में छत्तीसगढ़ के वीर सपूत शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान को हमेशा याद किया जाएगा। वहीं कोंडागांव में भी शहीद वीर नारायण सिंह के शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कोंडागांव के चौपाटी मैदान में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2.5 लाख के पार हो गई है। बुधवार को 1421 नए मरीजों की पहचान हुई है। वर्तमान में 19,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। इस बीच प्रदेश में कोरोना से 3,038 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 2,28,000 से ज्यादा संक्रमित व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना जांच की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। दूसरी ओर देश में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल मामले 97,68,000 से ज्यादा हो गए हैं। इनमें से 92,53,000 से ज्यादा संक्रमित व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 37,725 लोग ठीक हुए हैं। देश में ठीक होने की दर 94.74% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक देश में 1,41,000 से ज्यादा लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं। वर्तमान में कोरोना संक्रमित सक्रिय मामलों की कुल संख्या 3,72,000 से ज्यादा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वैश्विक महामारी कोविड-19 जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। अब जब अनलॉक 5 के तहत लगभग सारा देश खुल गया है, तब और भी आवश्यक है कि हम सतर्क रहें। ऐसे में सबसे जरूरी है समझदारी और बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खेतों में फसल कटाई के बाद बचे अवशेषों को जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा धान की कटाई के बाद बचे हुए पैरा को इकट्ठा करने के लिए बेलर मशीन तैयार की गई है। खेत में पैरा इकट्ठा करने के लिए बेलर मशीन का निःशुल्क प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कांकेर जिले में बेलर मशीन के प्रदर्शन द्वारा अब तक लगभग 2,500 नग पैरा बेल तैयार किए गए हैं। अभियांत्रिकी सहायक कल्पना उइके ने बताया कि खेतों में बेलर मशीन द्वारा इकट्ठा किए गए पैरा बेल को गौठानों में पशुओं के चारे के रूप में उपयोग के लिए दिया जा रहा है। जो धान कटाई होता है उसमें जो पैरा बचता है उसको क्या किसान जला देते हैं खेतों में, तो इसको बचाने के लिए बेलर मशीन से उसका क्या पैरा का बंडल बनता है। यह कृषि अभियांत्रिकी विभाग में निःशुल्क किसानों के यहाँ चलाया जाता है और पैरा को गौठानों में दान करना पड़ता है। इसमें 1 एकड़ में 1 घंटे में 20 से 25 बेल तक बनते हैं। पैरा ज़्यादा है तो 35 तक बनेंगे, नहीं तो 1 एकड़ में 25 बेल तक बनते हैं इसमें। गौरतलब है कि धान की कटाई के बाद पराली खेतों में बच जाती थी, जिसे किसान जला देते थे। इससे पर्यावरण को काफी नुकसान होता था। इस समस्या से निपटने के लिए कृषि अभियांत्रिकी विभाग द्वारा बेलर मशीन का प्रदर्शन खेतों में किया जा रहा है। बुजुर्ग पेंशनरों के लिए घर पहुंच जीवन प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा डाकघरों में शुरू की गई है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से पेंशनरों को चॉइस सेंटरों के चक्कर काटने से छुटकारा मिलने के साथ ही घर पर ही जीवन प्रमाण पत्र उपलब्ध हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में कोरबा के मुख्य डाकघर में भी केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत कर दी गई है। वहीं बिलासपुर और जांजगीर चांपा जिले के मुख्य डाकघरों में भी कॉमन सर्विस सेंटर शुरू किया गया है। इससे बुजुर्ग पेंशनर अब डाकघरों से ही जीवन प्रमाण पत्र बनवाने के साथ ही सभी प्रकार के भुगतान की सुविधा ले सकते हैं।
कोरबा मुख्य डाकघर के पोस्टमास्टर विजय कुमार दुबे ने बताया कि केंद्र सरकार की इस योजना के शुरू होने के बाद बुजुर्ग पेंशनरों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। के माध्यम से माने सारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरों में भी ये सुविधा घर पहुंच कर दी गई है। माने जो पेंशनर है वो कॉल कर सकते हैं और कॉल करने पे उनके कॉल के आधार पे जो है हमारे कर्मचारी जाते हैं वहाँ पे और उनका जो है डिजिटल सर्टिफिकेट वहाँ पे घर में ही बना देते हैं। इसके लिए 70 रुपये जो है उसको शुल्क देना होता है और साथ में पेंशनर के पास जो है एक PPO कार्ड, उसका पेंशन पासबुक होना चाहिए और बैंक पासबुक होना चाहिए और एक आधार कार्ड जो है वो होना चाहिए क्योंकि आधार नंबर जरूरी है और एक मोबाइल में OTP आता है, सिर्फ उसके लिए है, मैंडेटरी नहीं है वो। मोबाइल एक ऐसा नंबर देना है जिसमें OTP आ, उस OTP के डालने से उसका सारा बायोडाटा उसमें कलेक्ट कर लेता है वो आधार कार्ड बेस पे, अंगूठा लगा के जो है कर लेते हैं। तो ये एक अच्छी सुविधा जो है भारत सरकार के द्वारा की गई है और डाकघर के माध्यम से की गई है। केंद्र सरकार की इस योजना की शुरुआत पहले मुख्य डाकघरों में की गई है। इसके बाद अब जल्द ही प्रदेश के दूसरे उप डाकघरों में भी कॉमन सर्विस सेंटर की शुरुआत कर लोगों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इसके तहत अब उद्यानिकी फसलों के लिए भी पुनर्गठित मौसम आधारित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों में प्याज, टमाटर, आलू, पत्ता गोभी, बैंगन और फूल गोभी को भी शामिल किया गया है। योजना के तहत किसान आगामी 15 दिसंबर तक अपनी उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकते हैं। राजनांदगांव जिले में भी किसानों द्वारा उद्यानिकी फसलों का बीमा कराया जा रहा है। सहायक संचालक उद्यानिकी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि उद्यानिकी फसलों के लिए निर्धारित ऋणमान का 5% प्रीमियम राशि कृषक अंश के रूप में ऋणी और अऋणी दोनों प्रकार के किसानों को जमा करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा 1 दिसंबर से प्रारंभ हुआ है जो कि 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें राजनांदगांव जिले की जो 6 फसलें हैं उनको इसमें रखा गया है, जिसमें फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, टमाटर और प्याज। इसमें हम लोग टमाटर का और जो प्याज का है वो 1 लाख रुपए उसकी यूनिट कास्ट है, जिसमें किसान से 5% लेने का प्रावधान है जो कि लगभग 5,000 रुपये होता है। इसी तरह हमारे जो टमाटर वो है कि अपना बैगन है उसमें 70,000 रुपये यूनिट कास्ट है, इसका 3500 रुपये किसान से लिए जाना है। इस तरह से हमने इसका प्रचार प्रसार भी कराया है। जिले के किसान आलोक श्रोती का कहना है कि रबी उद्यानिकी फसलों के लिए लागू की गई फसल बीमा योजना से किसानों को काफी फायदा हो रहा है। मुझे खुद को खेती करते हुए आज 15-17 साल हो रहे हैं और जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस रबी फसल के लिए बीमा योजना चालू की गई है, साग भाजी, आलू है और टमाटर है, इनके लिए जो फसल बीमा हो रहा है ये कृषि के लिए और किसानों के लिए वरदान की तरह है। क्योंकि पहले जब हम बोते थे तो रिस्क लेने की हमारी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं रहती थी कि हमको कोई बीमा मिलेगा। अचानक बारिश हो जाती थी, पानी भर जाता था, ज़्यादा पाला पड़ जाता है, कभी ओले गिर जाते हैं तो फसलें ख़राब हो जाती थी। तो हम अगर 10 एकड़ बोना है तो हम उसको 2 एकड़ 3 एकड़ ही फसल बोते थे। लेकिन अब चूंकि हमको फसल बीमा की एक बैकअप मिल गया है जिससे हमको कहीं कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई फसल बीमा के माध्यम से हो सकती है। तो आज हम 10 एकड़ हमारी ज़मीन है तो हम पूरे 10 एकड़ में रबी फसल बो रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक रिस्क सहने की क्षमता माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसानों को प्रदान की गई है। और इस फसल बीमा से जो रबी फसल का जो रकबा होता है उसमें गुणात्मक वृद्धि होगी और किसानों की आमदनी में भी गुणात्मक वृद्धि होगी। इसी तरह किसान जागृति साहू ने बताया कि बेमौसम बारिश और कीट व्याधियों के प्रकोप से फसल को नुकसान होता था, लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से नुकसान की भरपाई हो रही है। बहुत फायदा है। पहले बारिश होती थी तो बहुत नुकसान होता था तो उसकी भरपाई नहीं कर पाते थे जो कृषि जो है। लेकिन अभी जो सरकार बोले हैं कि जो अभी सब्जी की जो फसल है उसमें अगर भरताना करेंगे फसल जो बीमा का, उसमें बहुत फ़ायदा होगा। जो फसल बर्बादी होगा सब्जी का, वो फसल बीमा की वजह से उसका भरताना भी मिल जाएगा तो बहुत फ़ायदा होगा।
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसान फसल लगाने का प्रमाण पत्र, नक्शा खसरा, आधार कार्ड और बैंक पासबुक की कॉपी जमा कर फसल का बीमा करा सकते हैं। और चलते चलते आपको याद दिला दें कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।